हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोरा एजुकेशन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 डेज स्ट्रेटजी फॉर जेईएमएस 2026 जनवरी अटेम्प्ट। जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है दोस्तों, 50 दिन ही बाकी है। और हम अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से रखें कि हमारी परसेंटाइल ज़्यादा से ज़्यादा है। परसेंटाइल 99.99 परसेंटाइल से भी ज़्यादा है। एंड हम अपनी प्रिपरेशन को, हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ रखा होगा या फिर हमने नहीं भी पढ़ रखा होगा, लेकिन अगले 50 दिन वो क्रूशियल 50 दिन हैं, वो क्रूशियल 50 डेज़ हैं, जिसमें अगर हम चाहें तो गेम को पलट कर रख सकते हैं। अच्छे से अच्छे जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो भी अभी टेंशन में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन उन्हें एक रिवीजन की ज़रूरत है, उन्हें एक मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है, कम से कम 10 से 12 मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है, प्लस अपनी गलतियों को देखने की ज़रूरत है कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं जो हम अपनी जनवरी अटेम्प्ट में ना करें। हम जेईई मेंस जब दें, जब मॉक टेस्ट दें, उन 3 घंटों में हम अपना बेस्ट कैसे दें, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंट्स जिनकी कुछ चैप्टर्स बचती हैं या फिर कुछ चैप्टर्स नहीं भी बचती है, उनके लिए हम लोग एक वन शॉट वीडियो भी बना करके हम भेज देंगे। हर एक चैप्टर की एक वन शॉट बना करके मैं डाल दूंगा, जिसको आप रिवाइज कर सकते हो, जिससे आप पढ़ सकते हो, ताकि आपकी जेईई मेंस में अच्छे से अच्छे परसेंटाइल आए। और मैं आपको बता दूं कि 50 डेज आर वेरी एनफ टू मेक 99.9 परसेंटाइल। अगर जिन लोगों ने बोर्ड्स की भी अगर प्रिपरेशन ढंग से कर रखी है या फिर उन्होंने थ्योरीज पढ़ रखा है, वो भी अगर प्रैक्टिस करे तो भी वो 50 डेज़ के अंदर 99 परसेंटाइल आराम से ला सकते हैं। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखा है उन्होंने वो उनकी 99.9 लेके आ सकते हैं। मतलब जिनकी पढ़ाई 99 की होगी उनकी 99.99 आ सकती है इस स्ट्रैटेजी के बाद। जिनकी परसेंटाइल जिनकी तैयारी 90 के लिए होगी उनकी 99 परसेंटाइल आ सकती है, और जिनकी तैयारी बहुत ही ख़राब है उनकी भी एटलीस्ट 95 से ऊपर आ सकती है, अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखें, इस चीज़ को अप्लाई करें और हर एक चीज़ को ढंग से आप मॉक टेस्ट दें, रिविज़न करें। सो आज हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले देखने वाले हैं सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे 50 डेज़ बचे हुए हैं, 50 दिन बचे हुए हैं, प्लस 50 दिन काफ़ी होते हैं किसी भी चीज़ को आपको रिवाइज करने के लिए, आपको मॉक टेस्ट देने के लिए। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। मैथ्स जिसमें 8 चैप्टर से सिर्फ आपको 80 से ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। फिजिक्स जिसमें 9 चैप्टर आपको 80 से ज़्यादा दे सकते हैं। एंड केमिस्ट्री में आपके सिर्फ 14 चैप्टर, वो भी छोटे चैप्टर्स हैं, जो 80 नंबर से ज़्यादा आपको दे सकते हैं। एंड हमें बस और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो लास्ट 5 ईयर्स है उनके ही एमसीक्यूज हमेशा रिपीट होते रहते हैं। जो भी आप देख के चलोगे कि 240 मार्क्स के आउट ऑफ 300 हमेशा रिपीटेड ही होते हैं। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के चले जाओ, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकते हो कि आप आराम से 240 प्लस ही स्कोर करोगे। आप 10 से 20 नंबर आप खुद से भी स्कोर कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी है। और एंड 240 पे आराम से आपकी 99.5 परसेंटाइल के आसपास बन जाती है। तो एक अच्छी एनआईटी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या जो चैप्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है और जिससे इजी भी है और ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट हो गया एंड स्टोइकियोमेट्री हो गया, इससे ना बहुत इजी भी है और इससे 2 सवाल आ जाता है। और केमिकल काइनेटिक्स से इजी चैप्टर है, 2 सवाल आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स से 2 सवाल आ जाता है। इक्विलिब्रियम से 2 सवाल आ जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 2 सवाल आ जाता है। और उसमें कुछ की टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स, मोल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आता है। और अगर आप केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ पढ़ के चले जाओ, उसके ऑर्डर के बारे में समझ के चले जाओ, और हाफ लाइफ रेनिस इक्वेशन है, बस ये 4 टॉपिक करके चले जाओ, तब भी आपके क्वेश्चन हो ही जाएंगे। एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपको एंथैल्पी चेंज के ही क्वेश्चन डालता है, इंटरनल एनर्जी के ही क्वेश्चन पूछते हैं वो, एंड गिब्स फ्री एनर्जी के ही क्वेश्चन पूछते हैं। वही सिर्फ एक रिएक्शन से ए टू बी एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें आप कैलकुलेट करके बता दो कि इसकी क्या एंथैल्पी है, क्या इंटरनल एनर्जी है, क्या गिब्स फ्री एनर्जी है। थर्मोडायनेमिक्स से यही क्वेश्चन आता है। एंड इक्विलिब्रियम से कि आपको रेट कांस्टेंट और फिर पीएच निकालना, बफर निकालना आना चाहिए, आप आराम से सब कुछ कर सकते हो। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉस्ट इक्वेशन अगर आपको आता है तो 90% चांसेस है कि आप इसके सवाल करके ही जाओगे। और भी कुछ चैप्टर्स जैसे ऑर्गेनिक के हो गए, जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स एंड ईथर्स हो गया, एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हो गया, एंड बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स हो गया। जीओसी से आपका 2 सवाल आ जाता है, आपका हाइड्रोकार्बन से 2 सवाल आ जाता है, अल्कोहल्स एंड फिनोल से 1 से 2 सवाल आ जाते हैं, एंड एल्डिहाइड से 2 सवाल आ जाते हैं, एंड बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर से आपके 2 सवाल आ जाते हैं लगभग। और ये ईजी चैप्टर से जेईई मेंस के लिए काफ़ी ईजी चैप्टर है, क्योंकि वो उतने डेप्थ के क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो ज़्यादातर रट्टा मारे हुए क्वेश्चन ही पूछता है कि एक रिएक्शन है, अब उस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, वो यही पूछता है। अगर आप उसके शॉर्ट नोट्स बना करके अगर आप उसके की पॉइंट्स याद करके चले जाओगे तो आपसे सवाल होना बहुत ही आसान हो जाएगा। और फिर कुछ कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग, जिससे 2 से 3 सवाल आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 सवाल आ जाते हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी से 1 सवाल आ जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट से 2 से 3 सवाल आने के चांसेस होते हैं। ये हो गए कुछ चैप्टर्स जो केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है।
और अब मैथ्स के हम लोग देख लेते हैं कि मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स में इजी चैप्टर्स जो इजीली हमें स्कोर दिला सके, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो काफ़ी इजी पार्ट है। अगर आप इसके फॉर्मूलाज रट के चले जाते हो तो भी आपसे सवाल हो जाएंगे, अगर आप दो तीन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लो हर एक चैप्टर से, जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया। सो अगर आप इन सारे चैप्टर्स के दो या तीन सवाल जो 2022, 23, 24, 25 में जो आए हुए हैं, इनसे दो दो सवाल अगर आप मतलब 10-10 सवाल भी करके चले जाते हो, और इन 5 टॉपिक से 50 सवाल भी आप करके चले जाते हो, तो ये 50 क्वेश्चंस आपकी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। प्लस 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 इसके इजी सवाल आते हैं, इसके फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, तो आप ये करके ही जाओगे, और ये आपको कहीं ना कहीं 4 सवाल तो आपको ये दे ही देगा, 16 नंबर ये आपको दे ही देगा। एंड विश्वास मानिए मेरे टर्म में तो इसे ये 24 नंबर का आ गया था। एंड कैलकुलस में आपकी डिफरेंशिएशन होगी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होगी, डेफिनेट इंटीग्रल होगा। यही 4 चैप्टर है जिससे जिससे जेईई मेंस आराम से क्वेश्चन पूछता है, और 6 सवाल तो आराम से आ ही जाते हैं। तो ये भी चीज़ आपको 24 नंबर तो आराम से देकर चले जाती है कैलकुलस में। एंड वेक्टर एंड थ्री ज्योमेट्री, इसको मत छोड़िएगा, ये ईजी सवाल आता है, भले ही लेंदी होता है, इसकी ईजी सवाल होती है, एंड ये आपको नंबर देकर ही जाता है, 12 नंबर तो ये देकर ही जाएगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, इसके सवाल आते हैं 2 से 3। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, जिससे 2 सवाल आ जाते हैं। सीक्वेंसेस सीरीज हो गया, इससे 2 सवाल आ जाते हैं। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, जिससे 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। एंड बाइनोमियल थ्योरम से 1 सवाल आ जाता है। सो अगर हमने ये देख लिया कि मैथ्स में क्या, अब हम देखते हैं कि फिजिक्स में क्या है। फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिसमें 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। एंड लॉज ऑफ मोशन है, जिससे 2 सवाल आ जाते हैं। एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिससे 2 सवाल आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 नंबर दिला सकता है, और रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको ये भी 12 नंबर आराम से आपको दिला देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो आपको आराम से इसे 12 नंबर, मतलब 8 से 12 नंबर ये आपको दिला सकते हैं। और लॉज ऑफ मोशन, इसमें आपको 8 नंबर कहीं नहीं जा रहे, पूछते ही पूछते हैं। वर्क पावर एनर्जी से भी 2 क्वेश्चन ही पूछते पूछते 8 नंबर कहीं नहीं जा रहे, तो ये 12 12 36 36 प्लस 16 आपको मतलब कहीं ना कहीं 52 मार्क्स तो यहीं से आपको पूछ ले रहा है वो। अगर आप देखोगे तो इसमें और भी कुछ चैप्टर्स है, जैसे रोटेशनल मोशन का अगर आप कुछ फॉर्मूलाज याद कर, मैं आपको एक फॉर्मूला शीट शेयर कर दूंगा, जिसमें आपके देखोगे ना तो वही क्वेश्चन ही आते हैं, वही एक जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो जेईई में हमेशा पूछता है, और वही ही पूछेगा। ये हर बार चांसेस रहते हैं कि 80% चांस है कि वही आने वाला है। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके फॉर्मूला बेस्ड ही वो पूछता है। फिजिक्स में बता दो, फिजिक्स जो जेईई मेंस की होती है ना, वो बोर्ड से भी ईजी आती है। बोर्ड्स में तो कम से कम आपको पूछ भी लेते हैं कि इस चीज़ का प्रूफ कर दो, इस चीज़ को सॉल्व कर दो। फिजिक्स में सीधा फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है। फॉर्मूला बेस्ड आपकी 11th क्लास का आ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड आपका 12th क्लास का आ जाएगा। एंड फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से ही उस चीज़ को कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ के बारे में। आप और रोटेशन मोशन आपको, अगर आपको फॉर्मूला उस चीज़ की याद है तो 8 नंबर आपको इससे आ जाते हैं। मैग्नेटिज्म से 8 नंबर आ जाते हैं। वेव्स एंड साउंड से आपको 8 नंबर आ जाते हैं, 4 से 8 नंबर इससे आ जाते हैं। एंड मॉडर्न फिजिक्स के जो एनसीईआरटी, इसको आप पढ़ लेना, इससे आपके कहीं कहीं भी नहीं जा रहे 12 नंबर। तो इस ये टॉपिक्स है जिसमें आपको 100 नंबर आराम से आ जाता है, और फिजिक्स यही इसी के आसपास घूमती रहती है। अगर ये आप टॉपिक्स कर लेते हो तो आप एकदम श्योर हो सकते हैं कि आपका 80 नंबर तो इसमें आ ही जाएगा। प्रायोरिटी हमें क्या रखना है कि टॉप 1 प्रायोरिटी क्या है, टॉप 2 प्रायोरिटी क्या है, टॉप 3 प्रायोरिटी क्या है। तो हमें अगर प्रायोरिटी में देखें तो सबसे पहले हमें मॉडर्न फिजिक्स कर लेना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग कर लेना चाहिए, और जीओसी को कर लेना चाहिए। फेज 1 में हमें ये कर लेना चाहिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। फेज 1 में हमें ये कर लेना चाहिए। इस चीज़ का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये हर एक पेपर में ये आते हैं, कॉन्सेप्चुअल है और रिपीटेटिव है। ये बहुत ज़्यादा इसके सवाल रिपीट होते हैं, जो पहले आते हैं जिसके 10 आ जाते हैं, ये लोग नंबर्स वैल्यूज भी चेंज नहीं करते। अगर आपको इसका आंसर याद है तो आप डायरेक्ट जाके आंसर मार्क करके आ सकते हो। इट इज लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस चीज़ का मुझे आंसर याद है, डायरेक्ट आंसर मार्क करके आए। और फिर टॉप 2 में क्या है, आप नेक्स्ट फेज में क्या कर सकते हो, आप थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर सकते हो, काइनेटिक्स कर सकते हो, 3D ज्योमेट्री कर सकते हो, और प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। और ये क्या, ये मॉडरेट है, इसमें मॉडरेट एफर्ट लगता है, फॉर्मूला बेस्ड है, और हाई वेटेज, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। और टॉप 3 क्या है, टॉप 3 प्रायोरिटी क्या है, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन, पी ब्लॉक, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। ये जो चैप्टर्स है ये टॉप 3 प्रायोरिटी में है। क्यों? क्योंकि ये लो एफर्ट है और इजी मार्क्स है। और इसके बाद जो कुछ चैप्टर्स बचते हैं वो थोड़ा हाई एफर्ट भी मांगते हैं, और उससे कम सवाल आते हैं। ये जो चैप्टर्स है ये आपको आराम से 220 से 250 नंबर तक आराम से आपको किसी भी पेपर में दिला सकते हैं। और 50 डेज इज मास्टर स्ट्रेटजी क्या रहेगी, फेज 1 में क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट मास्टरी एंड चैप्टर रिवीजन। आप अपने चैप्टर की कॉन्सेप्ट की मास्टरी कर लो, चैप्टर के अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके फॉर्मूला देख लो, उस चीज़ की क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, उस चीज़ के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज देख लो, उस चीज़ के 2-3 मॉक टेस्ट दे लो उसमें। तो हमें पहले 20 दिन यही करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है फेज 2 में हमें क्या करना है कि फुल लेंथ प्रैक्टिस करनी है। हमें एक मॉक टेस्ट लेना है 300 नंबर की, और लेट्स सपोज हम लोग क्या कहते हैं, ये मॉक टेस्ट आप क्या ले लो ना, आप
एनटीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो, आप एनटीए की भी कुछ कुछ मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही आप सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्या होता है कि आपके नंबर बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, और उसके अलावा कुछ भी कचरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे कोचिंग होंगे जो आपको आपको अपने टेस्ट सीरीज बेच रहे होंगे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ जेई मेंस की ही मॉक टेस्ट करके जाओ, और फिर फाइनली 15 दिनों में आपको क्या करना है, फाइनल बैटल रिवीजन एंड स्ट्रेटजी पॉलिशिंग। क्या गलती हुआ है उसको देखो, क्या गलती किया, क्यों किया, किस तरह से किया, इस तरीके को मैं कैसे सही करूंगा, उस चीज़ को देखो, और इसी चीज़ से आपको सही होंगे। आपका फेज 1 का गोल क्या रहेगा, आपको सब कुछ रिवाइज करना है, अपने अपने हाई वेटेज को बहुत ढंग से पढ़ना है, हाई वेटेज चैप्टर्स को, और कंप्लीट वीक टॉपिक्स करनी है। जो जो भी आपके वीक टॉपिक्स है उसको आपको कंप्लीट करना है। और फिर फेज 2 में क्या करना है, पूरे फुल टेस्ट का सॉल्व करना है। आपको आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को ढंग से रखना है। और फेज 3 में क्या करना है, इंटेंस मॉक ड्रिल्स करना है। आपको मॉक टेस्ट बहुत ढंग से देना है, एनसीईआरटी की मेमोराइजेशन करनी है, एक्यूरेसी बूस्ट करनी है आपको, ठीक है। और फिर इसके बाद फेज 1 रीबिल्ड एंड स्ट्रेंथन, अपने आप को रीबिल्ड करो, स्ट्रेंथन करो, अपने अपने वीक चैप्टर्स को पढ़ो, जो जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स उसके फार्मूला रिवाइज करो। और आप देखो, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो, मिस्टेक को पहचानो। और की एक्शंस आपका क्या रहेगा कि रिवाइज 2 मेजर प्लस 1 माइनर चैप्टर्स डेली। आप डेली दो मेजर चैप्टर को आप रिवाइज करो और एक माइनर चैप्टर को आप रिवाइज करो, और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। और 1 पेज नोट्स फॉर एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर के लिए आप एक 1 पेज का नोट्स, इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो, छोटी छोटी राइटिंग में लिखना, ताकि एक पेज में आ जाए। उस पेज को आपको क्या हो रहा है, 30 चैप्टर ही है, और मतलब हर एक सब्जेक्ट में 30 चैप्टर है, और आपका कितना हो गया, 90 चैप्टर हो गए। और 90 चैप्टर का आपने एक पेज में A4 साइज पेपर, एक साइड पे एक चैप्टर और दूसरे साइड पे दूसरा चैप्टर का आपने लिख दिया, तो आपके 45 पेजेस है, जो आपको कोई एग्जाम से पहले जो एक दिन है वो आप रिवाइज करके चले जाओगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो आपने रिवाइज किया उसी से आ जाए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। आपका फॉर्मूला में उसको रख देना, बस यही करना है। जेईई मेंस का यही है, टोटल यही है। और फिर 1 पेज नोट्स बना लिया, उसके बाद 60 से 80 सवाल एमसीक्यूज के आप डेली प्रैक्टिस करो। और फिर अपने अपने मिस्टेक्स को देखो कि आपने क्या मिस्टेक करा, उस चीज़ को एक्सप्लेनेशन करो कि ये करा है, तो इसका क्या सही तरीका हो सकता है करने का। फेज 2 में आपको क्या करना है, टेस्ट एंड इवॉल्व, अपने अपने आप को टेस्ट करो और आगे बढ़ो। जैसे कि आपने टेस्ट करा, कुछ गलतियां करी, उसको देखा और आगे बढ़ा। फिर एग्जाम लाइक प्रैक्टिस आपको आपको करना है। और फिर क्या है, इस चीज़ को ना फुल टाइम सिलेबस का आपको मॉक टेस्ट देना है फेज 2 में। जब जैसे आपका 20 से 35 दिन हो गया, जैसे कि आपका 1 दिसंबर से 20 दिसंबर का ये हो गया स्ट्रेटजी, 20 दिसंबर के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको टेस्ट ही प्रैक्टिस करनी है। और आपको ये चीज़ करते जानी है 5 जनवरी तक। आपको टेस्ट का प्रैक्टिस करा, अपने अपनी गलतियों को एनालाइज करा, फिर अपने वीक टॉपिक्स को पढ़ाई करा। उसके बाद आपको स्टेमिना बिल्डअप करनी है कि आपको 3 घंटे के लिए आपको ना मतलब हर प्रैक्टिस विद 3 आवर सेशंस एवरी अल्टरनेट डेज। मतलब आप 3 घंटे का आप सेशंस प्रैक्टिस का रखो हर एक दिन। मतलब आप मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हो, मॉक टेस्ट में क्या एकदम ड्रिल्स के हिसाब से करना है, इससे आपके स्टेमिना बिल्डअप होगी, 3 घंटे बैठने की स्टेमिना बिल्डअप होगी। फिर आपकी फेज 3 में क्या आ जाती है कि 5 जनवरी से आपको ये 25 जनवरी तक क्या करना है। अब मैक्सिमम का एग्जाम हो जाएगा 24 जनवरी तक, तो आपकी जो आखिरी दिन है तब तक की स्ट्रेटजी है कि आप अपने आप को मैक्सिमम रिकॉल करो, क्या पढ़ा है उस चीज़ को याद करो, रिवाइज ऑल द फार्मूला, सभी फार्मूला को याद करो। फार्मूला का याद रखना, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। ये देखा हुआ है, पिछले 5 सालों से यही होता आ रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। जिन लोगों ने सिर्फ फार्मूला याद करके गए हैं उन्होंने 100 में से 100 भी 100 किया है। 100 फिजिक्स में आ गए, 100 केमिस्ट्री में आ गए, सिर्फ फार्मूला बेस्ड आया, 200 नंबर तो यहीं से आ गए। और मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, और जेईई मेंस में ये देखा गया है। फिर तो मतलब आपके कहीं ना कहीं 220 से 250 नंबर आपके सिर्फ फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। इसलिए फार्मूला को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्राफ्स को देखना और रिएक्शंस को याद करना। अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाए, छोटी मोटी जो गलती है वो ना करे, कैलकुलेटिव मिस्टेक्स ना करे। कैलकुलेशन में मिस्टेक होना आपके नंबर को खा सकता है, और आपको सब कुछ आते हुए भी आपकी गलतियाँ हो सकती है। जैसे कुछ लोग होते हैं 2+3 को 2-3 करके आएंगे, ये सब गलतियाँ ना करें, बिल्कुल भी ना करें। ये इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। स्मार्ट रिविजन करना है, यूज़ फ्लैश कार्ड्स एंड 1 पेज समरीज। आपने जो 1 पेज समरी बनाई है ना, उस चीज़ को आपको याद करनी है, पढ़ाई करनी है, उस चीज़ को देखना है। और एग्जाम टाइमिंग प्रैक्टिस कंप्लीट मॉक, मतलब आप जो पूरी जो मॉक टेस्ट है ना, वो 2 घंटे 45 मिनट में आप बना लो। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आराम से होगा। और आप ये देखना कि आप हमने सब प्रैक्टिस 9 से 12 के बीच में करो, या फिर 2 से 5 के बीच में करो, क्योंकि इसी टाइम पे आपके एग्जाम होने, और इसी टाइम पे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे आखिर के 20 दिन में, तो आपको ये लगेगा कि आप वही एक और जेईई मेंस देने जा रहे हो उसी दिन पे, और आप बहुत ही अच्छा अफोर्ड कराओगे।
फिर नेक्स्ट है स्मार्ट टिप्स फॉर मैक्सिमम मार्क्स। आप क्या स्मार्ट टिप्स ले सकते हो? अटेम्प्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फर्स्ट, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है आपको एग्जाम में। उससे क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस बन जाएगी और आपको बफर टाइम भी मिल जाएगा। फोकस करना है आपके एक्यूरेसी पे, अटेम्प्ट्स पे नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। 70 सही सवाल कर दिया ना, तो आपको आपको 280 नंबर। आपको अगर आपने 70 सही सवाल कर दिया, 70 करेक्ट इज ग्रेटर 90 रिस्की। अगर अगर आप 75 में से 70 सही कर देते हो एज़ कम्पेयर टू 75, तो वो सही है। अगर आप 60 भी सही करके दो, पूरे के पूरे सही है, अगर 60 पूरे के पूरे सही है, तो 240 नंबर आएँगे एज़ कम्पेयर टू आपने आपने अपने 70 कर दिए जिसमें से आपके 20 गलत हैं। तो आपके कितने नंबर हो गए? मतलब 200 नंबर माइनस 20, 180 चले। कहाँ 180 70 करने के बाद कहाँ 60, 240 कहाँ 240 60 क्वेश्चन करने के बाद। और आपको पूरा एनसीईआरटी ढंग से रिवाइज़ करना है, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी बहुत ढंग से रिवाइज़ करनी है। अब अपने जो संडे है उस चीज़ को यूज़ करना है मॉक टेस्ट देने के लिए, और थोड़ा रेस्ट भी करना है, अपनी रिटेंशन को बढ़ाना है। प्लस 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 आपको डेली मैथ्स के 100 सवाल आपको डेली मैथ्स के 100 सवाल करने हैं। वह जो वीकली वीकली करनी है, ताकि आपका जो है ना ये प्रॉब्लम इंड्योरेंस जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाए। क्योंकि मैथ्स का सवाल क्या होता है, लेंदी होता है। मैथ्स का सवाल क्या होता है, थोड़ा सा हैवी भी होता है। अगर आप उसके हर हफ्ते 100 सवाल करोगे तो आपकी बहुत अच्छी मतलब वो बन जाएगी कि आपको मतलब स्टिफनेस आ जाएगी, आपके आपके माइंड स्टिफ हो जाएगा कि नहीं, क्वेश्चन से हार नहीं माननी, क्वेश्चन को करना ही करना है। और फिर इसके डेरिवेशन को अगर आप ढंग से याद रखोगे ना, कुछ कुछ डेरिवेशन से भी सवाल आ जाते हैं, तो वो क्या है ना, आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत कर देते हैं। 50 डेज परफॉर्मेंस टारगेट। हमारा क्या टारगेट रहेगा? फिजिक्स की हमें 3 बार रिवीजन करनी है, केमिस्ट्री की हमें 3 बार रिवीजन करनी है, मैथमेटिक्स की हमें 3 बार रिवीजन करनी है। और मार्क्स कितने दे रही है? हमें सभी सब्जेक्ट के 12 मार्क्स देनी है। इससे क्या होगा ना, आपकी टारगेट स्कोर इसकी इसकी 90 आ जाएंगी, इसके भी 90 आ जाएगा और इससे 70 आ जाएगा। हमें ये मॉक टेस्ट का हमें टारगेट रखना है, और जिससे हमारे 250 से ज़्यादा आएगा एग्जाम में, तो 99 परसेंटाइल प्लस तो आनी ही आनी है इसके बाद। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। इसके बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं वन शॉट्स डालते रहूँगा जिससे आपकी रिवाइज अच्छी से हो जाए। उसमें मैं एटलीस्ट 10 जे मेंस के अच्छे सवाल करा दूंगा हर एक वन शॉट में, और फॉर्मा रिवाइज कर लूँगा। अगर आप सिर्फ वो भी वही करके चले जाओ ना, तो आपकी जे में से बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, बहुत अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड आप मेंटोरा एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लो, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और इस चीज़ का मेरा प्रॉमिस है कि आपकी प्रिपरेशन का जिम्मेवारी मैं ही लेता हूँ। थैंक यू।